Assalamu alaikum. Let's start with chapter 1 from class ninth, and the chapter name is matrix. Before going to the detailed about the matrices, I would like to start with a selfie. तो मोबाइल पे तस्वीरें हम सब बनाते हैं, हम सब जानते हैं कि तस्वीरें कैसे बनती हैं और तस्वीरों को हम क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं बेसिकली, हमें तो एक तस्वीर नज़र आ रही है जिसको हम क्रॉप कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, बट ऑन अ बैकग्राउंड देयर इज सम मैथमेटिक्स गोइंग अराउंड, और वो मैथमेटिक्स मैट्रिक्स की ज़बान में होती है। जैसे कि ये हार्ट की अगर पिक्चर है, इसको मैं मैथमेटिकली देखूं तो ये बेसिकली इस तरह का एक मैट्रिक्स है, जो कि इस यानी इस मैट्रिक्स को अगर आप रीड करते हैं करेक्ट सॉफ्टवेयर में तो आपके पास ये हार्ट बन जाएगा विद द सर्टन बैकग्राउंड। सो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स कोई भी इस तरह का सेट है जिसे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं और उसमें आप कोई नंबर्स लिखते हैं। इसमें रोज होंगे और कॉलम्स होंगी। रोज जो हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जबकि कॉलम जो है वो वर्टिकल लाइन है। ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि एक मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। रोज एंड कॉलम्स अगेन, जैसे कि ये है हॉरिजॉन्टल 4 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैट्रिक्स से हम रिलेट करती पढ़ेंगे वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और वो कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बिकम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? 4 into 5। पहले रोज आएंगी फिर कॉलम, मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट लिखना है 4 into 5। फिर हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट चीज के मैट्रिसेस का ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज में आप जस्ट क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में। बात एक ही है, अल्टीमेट रिजल्ट आपके पास एक ही आएगा। जस्ट लेट मी शो यू कि व्हाट डज इट मीन। तो ये देखें, ये आपके पास ए बी सी एक रो है जिसको मैंने ए बी सी कॉलम बना दिया। ये आपके पास डी ई एफ रो है जिसको मैंने डी ई एफ कॉलम बना दिया, और मेरे पास जी एच आई रो है जिसको मैंने जी एच आई कॉलम बना दिया। अदर वे अराउंड अगर हम इसको इसकी बजाय इस जबान में पढ़ें कि ए डी जी एक कॉलम थी जिसको मैंने रो बना दिया, बी ई एच एक कॉलम था जिसको मैंने रो बना दिया, और थर्ड कॉलम को मैंने थर्ड रो बना दिया। तो ट्रांसपोज either you can do row to column or you can do column to row. In both cases you will get the same answer, and that will be basically the transpose. अब transpose basically क्या कर रहा होता है, ये पिक्चर की लोकेशन चेंज कर रहा होता है। यानी अगर ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है और उसकी मैं डायग्राम जो है ये कंसीडर करूं, तो जब मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा और ये बन जाएगा तो उसके लिए कोरिस्पोंडिंग जो डायग्राम है वो ये होगी। अब ये इंफॉर्मेशन जस्ट आपको ये बताना है कि मैट्रिसेस जो हैं, जैसे कि कहा जाता है कि हर मैथ के टॉपिक का मकसद कोई ना कोई डेली लाइफ में हमें आसानी पैदा करना है। तो इससे ज़्यादा आसानी तो नहीं हो सकती। पिक्चर्स को रोटेट करना, पिक्चर्स को फ्रेम लगाना, पिक्चर्स को फिल्टर लगाना। फिल्टर इज द मोस्ट फेमस थिंग वी डू विद द पिक्चर्स। तो वो सारा कुछ बेसिकली मैट्रिसेस के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जिसकी आउटपुट आपको जो मिलती है वो आप ले लेते हैं। आपके बैकग्राउंड क्या प्रोसेस हो रहा है इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बीइंग अ मैथ स्टूडेंट, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस ऑपरेशन अलजेब्रा इज गोइंग अराउंड। जैसे यहाँ पे देखें, जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या है कि आपके पास इस तरह का प्रोसेस बनता है कि आपके फिल्टर लग रहे होते हैं। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली द फिल्ट्रेशन। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी तो बेसिकली आप कोई ना कोई पर्टिकुलर तस्वीर के ऊपर फिल्टर लगा रहे होंगे जब आप उसको देख रहे होंगे रियल टाइम में। अब आपके लिए तो वो सिर्फ फिल्टर है, लेकिन बैकग्राउंड पे दरअसल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुई है। सो वेन एवर यू आर डीलिंग विद द फोटोग्राफी, डू कीप इन माइंड के मैट्रिसेस इज आर गोइंग ऑन, और मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है वो यानी हमारी आज की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हम जानते हैं या नहीं। ओके, बैक टू द मैट्रिक्स थिंग। दिस वाज इट्स ऑल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लेकिन असल जो हमारी मैथ है वो अब हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने एक चीज़ पढ़ी है, वो है ऑर्डर, और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी है ट्रांसपोज।
तीसरी चीज अब हम आते हैं, वो है ट्रेस। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स की डायगोनल्स जो हैं, डायगोनल जो दरमियान वाले हैं, सिर्फ उन एंट्रीज का उनके अगर नंबर्स को सम कर दें तो जो आपके पास फाइनल टर्म आएगी दैट विल बी नोन एज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। दैट कैन बी जीरो, दैट कैन बी एनीथिंग, लाजमी नहीं वो जीरो ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। और ये आपके लिए सिंपल कोई मैट्रिक्स दे के आपको पेपर में वो आपसे पूछ सकता है कि इसका ट्रेस बताएं, और जीरो मैट जिसका जीरो आता है उसको ट्रेसलेस भी कहते हैं। सो इट्स अ ट्रेसलेस मैट्रिक्स वन कैन से। ओके, मैट्रिसेस की टाइप्स क्या क्या हैं? वी हैव अ स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 by 2 3 by 3 हो, यानी स्केयर क्या होता है, जिनकी साइड्स जो हैं चारों बराबर हो। सो इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर हमने ये पीछे पढ़ा शुरू में, दिस रोज एंड कॉलम्स। तो स्केयर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होंगी जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम बराबर हो। जैसे यहाँ पे 2 and 2 है, 3 by 3 भी हो सकती है। जैसे ये भी एक स्केयर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 3 by 3 है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो अगर आप इसको इस तरह एक डायग्राम की शक्ल में बनाएं तो आपके पास एक स्केयर बनेगा। देन वी हैव रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल के जिसमें आपके पास रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ पे है 2 by 3 2 कॉलम्स, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इनमें हमारी जो तादाद बराबर नहीं है, सो व्हाट वी विल से कि इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। अब एक से ज़्यादा भी नाम हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं स्केलर मैट्रिक्स की, जो कि यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है, दिस वन। सो अब ये देखें, ये स्केलर है। स्केलर बेसिकली उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हों, 2 2 सेम है। तो ये स्केयर भी तो है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। तो इसमें कई पॉसिबिलिटी होंगी, तो जो जो हो सकती हैं वो आपने देखना है। सो इट कैन बी स्केयर अगर ऑर्डर बराबर है, तो हमेशा स्केयर या रेक्टेंगल में से एक चीज तो होनी ही होनी है। अगर ऑर्डर बराबर है तो स्केयर है, अगर ऑर्डर बराबर नहीं है तो रेक्टेंगल है। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर एक रो है तो उसे हम फिर रो मैट्रिक्स कहेंगे, जैसे कि ये है। इसके नीचे है कॉलम, अगर एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखें, रो और कॉलम रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि इसके ऑर्डर बराबर नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये रो और कॉलम है। इसके अलावा हमारे पास ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, जिसको आई मैट्रिक्स भी कहते हैं, EYI। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 होती हैं और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 होती हैं। इसके अलावा जैसे हमने पहले डिस्कस किया, स्केलर है, डायगोनल से मुराद डायगोनल नॉन जीरो हो, बाकी जीरो हो। अगर डायगोनल एक जैसे हो तो वो स्केलर, और अगर डायगोनल एक हो तो वो आइडेंटिटी। ट्रायंगुलर क्या है? जिसमें आपकी ट्रायंगल बन रही हो, 1 2 3 को मिलाएं और उसको अंदर से, तो वो आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। लेट्स मी शो हाउ इट इज मेकिंग अ ट्रायंगल। अगर मैं इसको इससे मिलाऊं और इनको यूं मिलाऊं तो ये एक ट्रायंगल बन रही है। होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। ओके, लेट मी यूज दिस। ये देखें, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है ये जो येलो हो रहा है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो आपकी ट्रायंगल बन रही होगी। देन वी हैव सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर तो ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, कि अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लें, ये जिसको सिमेट्रिक लिखा जा रहा है, इसका अगर ट्रांसपोज लें तो वो क्या आएगा, 1 2 1 2 सेम, नो चेंज। सो लिहाजा ये सिमेट्रिक है। और अगर जो इसके नीचे वाली मैट्रिक्स, इसका आप अगर ट्रांसपोज लें, वो क्या आएगा, 0 -2 2 0, तो एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा। तो उस माइनस की वजह से फिर हम उसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक, और अगर वो नेगेटिव के साथ आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट जो है वो है जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक सिंपल सा प्रोसेस है
और वो प्रोसेस क्या है कि आपने जो डायगोनल एंट्रीज है उनको इंटरचेंज कर देना है और बाकी जो एंट्रीज हैं उन्हें आपने साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। लेट मी रिपीट, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देना है और बाकी जो दो एंट्रीज हैं उनको साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे ऊपर वाला देखें 1 2 3 4, तो अब 1 4 क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे और बाकी दोनों की साइन चेंज हो जाएगा, 4 1 -2 -3। सो अभी तक अगर मैं रिपीट करूं, हमने क्या किया है, एक हमने सिर्फ ट्रांसपोज पढ़ा, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज, और कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने ट्रेस पढ़ा, आसान सा डायगोनल एंट्रीज का सम। तीसरा हमने मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ी, यानी होगा ये कि आपको कोई मैट्रिक्स दे दी जाएगी और पूछा जाएगा बताएं कौन सी मैट्रिक्स है, रो है, कॉलम है, जीरो है, आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक है, डायगोनल है, स्केलर है। तो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन है तो आप फौरन बता देंगे कौन सी है। और फिर हमने जो एडजॉइंट की बात की, एडजॉइंट क्या है कि डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन बदल दें और बाकियों का साइन चेंज कर दें। अब हम जो जा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्वेश्चन ये है कि आपको मैट्रिक्स देके पूछा जाएगा कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। उससे पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि सिंपल आपने अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स है जैसे पहले दिखाई गई है, तो आपने सिंपल पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करना है और थर्ड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ओके, देयर इज अ मिस्टेक यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे डी आएगा, होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। ये ए डी है और ये बी सी है, तो यहाँ पे ए डी आएगा और यहाँ पे बी सी आएगा, यानी मैं यहाँ पे लिख लूँ तो ये होगा ए डी माइनस बी सी। अगर 3 by 3 का, वैसे आपके स्कोप से बाहर है, होपफुली आपको इससे जो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन कि पहले जो है आप रो का पहला नंबर लिखेंगे, बाकी 2 by 2 की बना लेंगे उसको हाइड करके, फिर दूसरे को लिखेंगे विद अ नेगेटिव साइन और बाकी दो को लिख देंगे प्लस, तीसरे को लिखेंगे और बाकी जो बचेगा मैट्रिक्स स्केयर नुमा उसको लिख देंगे, और फिर ये 2 by 2 वाला यही फॉर्मूला दोबारा इस पे अप्लाई होगा और इस तरह ये आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले मैट्रिक्स नहीं की तो जस्ट टेक इट एज इज इट इज, और जिन्होंने की हुई है तो वो 3 by 3 को भी एक दफ़ा देख सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि आपके पास मैट्रिक्स दी गई और कहा गया है कि इसको सॉल्व करें, तो 8 को 5, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो 8 इंटू 5 40 -20 20 आ जाएगा। अब अगर तो डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो जाए तो हम इसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और डिटर्मिनेंट के इक्वल ना आए तो नॉन सिंगुलर। तो क्वेश्चन यूं आ सकता है कि दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो आप डिटर्मिनेंट लेके ही बता सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है। जैसे ये है, इसमें 3 4 12 एंड देन 6 2 12, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट और आपस में सब्ट्रैक्शन, तो जीरो आ गया, तो इसका सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट हमने सीखा, डिटर्मिनेंट लेना सीखा। अगर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें तो वी विल हैव अ इनवर्स। सिर्फ आपको इनवर्स का फॉर्मूला आना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर आएगा भी तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा जिसमें आपने एडजॉइंट लेके और डिटर्मिनेंट लेके उसको डिवाइड करना है। जैसे कि ये एक है, इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकता है, तो ए बी सी डी है, तो जब आप एडजॉइंट लेंगे तो क्या होगा ये एडजॉइंट मैं पहले बात कर रहा हूँ कि ये अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, तो डी ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया और इनके साइन बदल जाएंगे, माइनस और माइनस, और इधर क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का आंसर डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर फॉर्मूला में देखें तो वो क्या होगा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। जैसे इसमें वैल्यू लेट्स को पुट की और आपके पास जो भी आंसर होगा वो क्वेश्चन के बाद आंसर में कहीं लिखा होगा। ओके, देन वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, के मैट्रिसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी हमारा ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया, हम जस्ट उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि अगर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें ए बी करके और फिर बी ए करके करें तो ये बराबर आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कि मैट्रिसेस डज नॉट कम्यूट। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे काम चल जाएगा, ये ये भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है और ये भी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करता। मैट्रिक्स प्रोडक्ट डज नॉट कम्यूट यूजुअली।
फिर उसके बाद इन्वर्स का इन्वर्स लें तो आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाता है। ट्रांसपोज का इन्वर्स लें या इन्वर्स का ट्रांसपोज लें तो आंसर सेम होता है। और ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। व्हाट इज मीन बाय इन्वर्टेबल? कि इसका इन्वर्स लिया जा सकता हो। अगर तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो आप कैसे इन्वर्स लेंगे? सो इन्वर्टिबल का मतलब है कि अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर तो ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता। फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है कि प्लस का ट्रांसपोज वैसे ही शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इस तरह शिफ्ट होगा कि अगर कांस्टेंट है तो वो वैसे ही आ जाएगा। ओके, सो फॉर द एडवांस लेवल पार्ट a bit of basic it's about operations के क्या आप मैट्रिसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज अ सम ऑपरेशन कि अगर आपने मैट्रिसेस को सम करना है तो यू जस्ट नीड टू ऐड रेलिवेंट एलिमेंट्स के दीज आर द पोजीशंस के पहले वाला पहले में जमा, दूसरे वाला दूसरे में, तीसरे वाला तीसरे में। देन वी हैव अ कम्यूटेटिव लॉ के मैट्रिसेस को आप इस तरह ऐड करें या उस तरह ऐड करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एट द बॉटम विच सेज कि आप इनको किसी भी ऑर्डर में जमा कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दीज आर द लॉज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बेसिकली पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो बेसिकली इसी तरह आते हैं कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ कौन फॉलो करता है और कौन नहीं करता। देन दिस इज बेसिकली सिंपली additive identity. So if you add an additive identity to a scalar number or matrix, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक मैट्रिक्स को उसके एडिटिव इनवर्स से प्लस कर दें तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है। ये मैं दो नंबर टर्म्स यूज कर रहा हूँ, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। माय राइटिंग इज वेरी गुड बट सिंस आई एम अ डॉक्टर सो पीएचडी डॉक्टर, सो मुझे माफ है क्योंकि डॉक्टर्स की राइटिंग ऐसे ही होती है। ओके, सो एडिटिव इनवर्स बेसिकली मैंने क्या कहा है कि ऐसा नंबर जिसको आप किसी दूसरे नंबर में जमा करें और एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, या मैट्रिक्स के केस में जैसे उसकी नेगेटिव हो मैट्रिक्स है और एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, जीरो है। ये एडिटिव केस है। अगर इसी तरह अगर मल्टीप्लीकेशन आ जाए देन वी हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिससे क्या मुराद है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आप उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन। एडिटिव आइडेंटिटी होती है जीरो। ओके, सो दे इज बेसिक सिंपल क्वेश्चन के आपके पास दो मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होना जरूरी है। अगेन एन एमसीक्यूज के मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली फर्स्ट को फर्स्ट में सॉल्व, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है तो आपका हर एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देन वी हैव स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि अगर आप किसी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एक ए मैट्रिक्स है यहाँ पे और आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आप किसी खास एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिक्स के, या एक रो को करेंगे या एक कॉलम को करेंगे? हाउ इट विल वर्क लाइक दैट। सो उसके लिए आप बेसिकली तमाम एलिमेंट्स को उस नंबर से ज़रब देंगे। फर्स्ट यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल द रोज एंड ऑल द कॉलम्स। सो 4 3s are 12, 4 minus 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 minus 3s are 12, and so on and so far. So matrix multiplication by scalars is simply you multiply with all the numbers. इसी तरह इनके लिए रूल्स हैं कि ये एसोसिएटिव फॉलो करता है
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको ऑर्डर को आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में क्या कम्यूटेटिव फॉलो करता है, तो वो हम देखते हैं। तो दो मैट्रिक्स के कंफर्टेबल होने के लिए जरूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर सेम हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है कि आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं अगर सी कहूं, इसको मैं आर कहूं, तो बेसिकली आपकी क्लास का सी आर जो है वो एक सेट होना चाहिए। सी आर होना भी चाहिए, सेट भी होना चाहिए, और एक रीजनेबल बंदा भी होना चाहिए। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज ना हो तो परेशानी पैदा होती है। तो इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी इस सी और आर का बराबर होना जरूरी है, जो कि सी आर बन जाता है। और आपका जो प्रोडक्ट होगा इस सी आर के अलावा बाकी सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी पहले का रो और दूसरे की कॉलम का प्रोडक्ट। So this is a rule for the comfortableness of a matrices, which you know. I'm just adding few things on that. So ये just क्वेश्चन है कि ये पॉसिबल है या नहीं। अब लैब पेपर में अगर थोड़ा कम्प्लेक्स करेगा तो आपको मैट्रिक्स दे देगा और आप 2 मिनट ज़रब करने पे ज़ाया कर देंगे, बाद में पता लगेगा कि ये तो कंफर्टेबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकती, तो वो 2 मिनट आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो इस तरह आपने उससे बस चेक करना है कि वो हो भी सकती हैं कि नहीं। सो यहाँ पे देखें, जो सी आर है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे भी सी आर जो है वो बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर होता तो देन वी कुड मल्टीप्लाई इट। यहाँ पे जो सी आर है कॉलम और रो वो ठीक है, सेम है, इक्वल है। सो वी कुड हैव मल्टीप्लिकेशन, और जो बचेंगे बाकी क्लास वाले, पहले की रो और दूसरे की कॉलम, दैट विल मेक अप अ गुड प्रोडक्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ 2 by 2। सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप इधर आपने सी आर देखना है, इसमें उल्ट हो जाता है, इसमें रो इनटू कॉलम है। सो उसको हम आर सी कहते हैं। आर सी कोला पाकिस्तान में आने वाली सबसे पहली कोल्ड ड्रिंक थी। तो आर सी बेसिकली क्या है कि आपकी रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 1 by 1, फिर सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है 1 by 1, और उसका रूल क्या है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, थर्ड इंटू थर्ड, जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैं 1 by 1 दिखा देता हूँ इन केस अगर किसी को परेशानी है। वैसे ये होगी नहीं क्योंकि आप सब अच्छे मैथमेटिकल बैकग्राउंड से। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 4, रो सेकंड कॉलम सेकंड एज आई सेड आर सी 2 into 6, 3 into 5। तो ये आपका एक सेट पूरा हो गया। अब जब आप दूसरी कॉलम में जाएंगे पहली रो के साथ, तो यहाँ पे आपकी दूसरी कॉलम का फर्स्ट बन जाएगा। सेकंड रो पे आएंगे तो आप निचले फ्लोर पे आ जाएंगे, और इसी तरह कॉलम जब सेकंड पे जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे आप सेकंड रूम में चले जाएंगे। तो जस्ट आपने आरसी के रूल को फॉलो करते हुए इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सिंपली सम कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, वट एवर द केस इज, तो आपके पास कोई फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन सिंपलर वर्जन में यानी थोड़े ऑर्डर के साथ आपको टेस्ट में आ सकते हैं, किसी भी तरह का जो टेस्ट है जिसमें आपके पास टाइम जो है वो एवरेज 1 मिनट पर एमसीक्यूज है। इससे ज्यादा हो तो फिर वो कुछ भी दे सकता है, जैसे आई नो द प्याज टेस्ट। प्याज का जो टेस्ट होता है फेलोशिप का या बीएस लेवल का, उसमें को 3-4 घंटे मिल जाते हैं। तो वो मकसद उसमें आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इन केस ऑफ पीपीएससी, एनटीएस, नेट, कैट और लैट फॉर द लम्स फॉर एग्जांपल, इन यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आपके पास छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। सो दिस इज अ जो हमने पहले बात की कि एक मैट्रिक्स को मैंने एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और मैंने क्या देखा कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इट सेम लाइक 5 into 1 = 5। सो जैसे मैंने पहले बात की, दे आर इक्विवेलेंट एंड दे नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी थी। ओके, सो दीज आर अगेन सम रूल्स। ए आई इज इक्वल टू आई, ए इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा रूल आ गया और आपको नहीं पता, सो इजियर वर्जन क्या होता है कि आप इस तरह की कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें, मोस्टली एक नॉन आइडेंटिटी लें, और क्विकली उसको जमा या जरब करके ड्यूरिंग द पेपर, इट विल टेक 1 minute और 2 minute, लेकिन आप
एक अपने मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स को श्योर करने के लिए रिस्क ले सकते हैं। तो आप ये क्विकली कर सकते हैं, क्विकली कोशिश करें ताकि करें, और आप अगर आपको कंफर्म नहीं है स्पेशली पीपीएससी में, क्योंकि अगर आप एक गलत लिखते हैं तो आपका ना सिर्फ एक नंबर आपको नहीं मिलेगा बल्कि क्वार्टर नंबर नेगेटिव मार्किंग में भी चला जाएगा। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ए बी इज नॉट जनरली इक्वल टू बी ए। नॉट जनरली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर और इम्पोर्टेंट टर्म कि हो भी सकता है। मतलब आपको वो ए और बी मैट्रिक्स दे दे और आपको कहे जी बताएं इसका आंसर बी ए के बराबर होगा या नहीं, तो यू हैव टू चेक इट। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं होता तो बस ठीक है, नहीं होता, हो भी सकता है। देयर आर स्पेशल मैट्रिसेस एंड यू कैन मेक स्पेशल मैट्रिसेस एट योर ओन, जिनको आप मल्टीप्लाई करें ए बी और बी ए को, तो उनका आंसर जो है वो सेम आ सकता है। जैसे कि इधर आया हुआ है ए आई इज इक्वल टू आई ए, तो ये क्या है, बेसिकली यही शो कर रहा है कि ये कम्यूटेटिव है, लेकिन उस केस में जब आइडेंटिटी है। इसके अलावा भी केसेस हो सकते हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग खसूसियत है कि ए बी का आंसर जीरो हो, लाजमी नहीं है ए और बी जीरो। यानी ए बी मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस नहीं भी होंगे तो आपका ए बी का आंसर जीरो आ सकता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी भी नहीं है, एक बी मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी भी नहीं है, और उसका आंसर जीरो आ रहा है। सो दिस कैन मेक अप अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आपका ए बी का आंसर जीरो है तो बताएं ए जीरो है या बी जीरो है। दिस अ वेरी फेमस क्वेश्चन इन एफएससी फिजिक्स, जो हम करते हैं कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया आंसर जीरो है तो बताएं क्या होगा, तो वैसे कि ए जीरो होगा, बी जीरो होगा, उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा या 180 270 वट एवर द केस इज। लेकिन मकसद just बताने का कि दे इज अ वेरी यूनिक केस है। और अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो लाजमी नहीं है कि बी सी बराबर होंगे। यानी इसे आप सिंपली यूं नहीं कर सकते कि ए से कट गया और बी इज इक्वल टू सी, तो ये लाजमी नहीं है। तो लिहाजा आपने बड़ा श्योर होना है पीपीएससी के इम्तिहान में या कोई भी इम्तिहान में कि जस्ट उसे आपने टू बी ग्रांटेड नहीं लेना। ओके, एज आई डिस्कस बिफोर के माइनर्स और को फैक्टर्स, बेसिकली जब आप 3/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, 3/3 का इन्वर्स लेना है और आपने जॉइंट निकालना है, तो आपको माइनर और को फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास एवरेज टाइम लेस देन अ मिनट है, तो आपको सिर्फ माइनर या को फैक्टर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 3/3 का मैट्रिक्स देके उसकी पोजीशन देके कहे कि इसका को फैक्टर निकाल दें, सिर्फ उस हिस्से का, पूरे मैट्रिक्स का नहीं, पूरे का इनवर्स नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि माइनर्स होते क्या हैं। तो जैसा आपके पास एक मैट्रिक्स है, सिंपल मैट्रिक्स, ये बेसिक थ्योरी है, आई कुड सिंपली से दैट इन मैथमेटिकल स्टाइल। तो आपने बेसिकली क्या करना है, अगर पहले का माइनर लेना है तो पहले वाले को रो वाइज और कॉलम वाइज इग्नोर कर देना है। जो ब्लॉक आपके पास बचेगा वो आपके पास माइनर बन जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी कि यही माइनर है। इसी तरह अगर मैं दूसरे माइनर की बात करूं, जो कि M12 है, M12 से क्या मुराद है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो आपके पास क्या है, ये, और सेकंड कॉलम ये है, तो मतलब इसको आपने माइनर बनाना है, इसका माइनर। तो इसको आप इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, तो जो आपके पास मैट्रिक्स होगी ये इसकी फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है। तो आपके पास ये आगे A21 A31 A23 A33। तो इस तरह आप माइनर बना सकते हैं। यू दे कुड आस्क फॉर यू एनी सॉर्ट ऑफ माइनर, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 2 का बना दें तो आप इसको क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, तो ये आपका फर्स्ट 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2। ओके, देन वी हैव अ कोफैक्टर। कोफैक्टर और माइनर में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक मल्टीपल का है, और वो ये से मल्टीपल है कि वो पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। तो उसमें हम सिंपली रूल क्या लगाते हैं कि पहला प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड प्लस, फोर्थ माइनस, फिफ्थ प्लस, सिक्स, और एंड सो ऑन। लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो सिंपली है -1 × I + J। उसका जो भी रो नंबर है या कॉलम नंबर है आप उसको पुट कर दें, और वहां से अगर तो वो इवन होगा तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ओड होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि उसने कहा 1 1 के केस में आपके पास क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस आ जाएगा 2 है,
अब M11 क्या है, वो M11 वही रहेगा जो हमने निकाला हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट। सो माइनर ही कोफैक्टर बनता है, या माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ फर्क जो है वो एक साइन का हो सकता है, वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। एंड यू कैन से कि माइनर कैन बी अ कोफैक्टर, या कोफैक्टर कैन बी अ माइनर, अगर उसका साइन क्या है, प्लस है तो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर द कोफैक्टर। और डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है, ये बेसिकली ये जो आपके डिटर्मिनेंट्स हैं, तो आप वो लेके उसका माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये 2/2 है, ये बेसिकली सिंपल डिटर्मिनेंट ही है, इसमें कोई माइनर कोफैक्टर का मसला नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, 3 2 6 1 1, एंड ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। लेकिन अगर 3/3 की बात करेंगे, तो इसमें आप C11 से क्या मुराद है, कोफैक्टर फर्स्ट, जो कि ये बनेगा और पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा, जो कि इवन है। 1 2 के केस में माइनस आएगा, 1 3 अगेन इवन है, नहीं आएगा। तो इसको आप राउंड ऑफ करके यूं बेसिकली कर सकते हैं। तो जैसे ये में क्वेश्चन है जो असल टिपिकल हम कर सकते हैं। तो हमारे पास उसने कहा इसका डिटर्मिनेंट ले 3/3 का, तो सो वी हैड दिस, ये आ गया 1 फर्स्ट। देन वी हैव दिस ब्लॉक, जो 2 1s are 2, 3 0s are 0, तो ये आ गया। देन है वी हैव दिस -0, जो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बी श्योर इन दैट के अब जैसे कमीशन है, तो 0 आ गया तो इसको आप लिखें ही ना, देयर इज नो नीड, आप टाइम बचाएं। देन देयर इज 1 फर्स्ट एंड द सेकंड, first row second column, 1, and then you have 0 इस ब्लॉक में, 0 माइनस माइनस +2। सो यहाँ से 1 2s are 2, 1 2s are 2, 2 2s are 4, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया इन द फॉर्म ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो अगेन आपको 4/4, 5/5, 6/6 का मैट्रिक्स देके आपको जस्ट ये कहा जा सकता है कि उसका वो फैक्टर बता दें, तो वो आपको सिर्फ एक खास पर्टिकुलर केस सॉल्व करना होगा, या माइनर बता दें, या जस्ट में भी आपको साइन में डिस्टर्ब कर सकता है कि इसका माइनर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यू जस्ट नीड टू चेक कि उसका नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कॉलम, अगर तो इवन है तो प्लस आएगा, अगर I + J ओड है तो माइनस आएगा। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन अगेन अ बिट ऑफ हाई लेवल, लेकिन ये डिटर्मिनेंट के साथ मिलता जुलता है, और डिटर्मिनेंट आपको आ सकता है तो ये भी आ सकता है। और वो क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स दी जाएगी और उसका कहा जाएगा आइगन वैल्यू निकालें। अगर आपने अपनी मास्टर या BS में क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ा है, तो ये उसमें इट्स ऑफ बेसिक फिजिक्स बेस्ड कोर्स, मैथ वालों को बाज जगह पढ़ाया जाता है, बाज जगह नहीं पढ़ाया जाता। तो वहां पे आइगन वैल्यूज एक इम्पोर्टेंट पार्ट है उस क्वांटम मैकेनिक्स की। श्रोडिंगर इक्वेशन को आप कर ही नहीं, लेके नहीं जा सकते जब तक आइगन वैल्यू ना निकाले। सो करना आपने सिंपली क्या है, इसकी डायगोनल एंट्रीज में से कोई आपने एक कांस्टेंट माइनस करना है। इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, वो कोई भी हो सकता है, इधर लैम्डा लिखा हुआ है, आप म्यू लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपने कुछ नहीं करना, और इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। और ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट है, इसको आपने 0 के इक्वल रख लेना है। जो भी इक्वेशन बनी है उसे सॉल्व करना है, तो वहां से आपके पास आंसर आएगा। तो ये आइगन वैल्यूज है, तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है 2 and -1। अगेन सिंपली जो डायगोनल आपके पास एंट्रीज हैं, उन डायगोनल एंट्रीज को आपने एक किसी कांस्टेंट से माइनस करना है। इस केस में लैम्डा है, आपके केस में कुछ भी हो सकती है। और ये जो डिटर्मिनेंट है, इसको 0 के इक्वल रख देना है, और सिंपली डिटर्मिनेंट लेके इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कर लेना। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टराइज कर लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। थर्ड ऑर्डर है तो उसको आप उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लें। लेकिन अगेन यू विल गेट मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपके पास एवरेज टाइम 1 मिनट है। सो ये बेसिकली आपके लिए बेहतर चीज ही है। तो इसकी आइगन वैल्यूज 2 and -1 है। इसके बाद ये देखें 3/3 का आ गया, तो अगेन सिर्फ डायगोनल एंट्रीज, तो ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। ये थोड़ा सा टाइम के लिहाज से लेंथी है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्लूजन आ भी सकता है। तो आपने जस्ट क्या करना है, अब इसने ये क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, वो हमें उस
डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिंपल इसका डिटर्मिनेंट लेना है। यानी उसने क्या किया, इसके रोज और कॉलम को इस तरह सोल्व किया है कि एक चीज जीरो हो जाए, जो कि ये जीरो उसने बनाई है। ठीक है, हमें पता है वो रो और कॉलम को यूज करके कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आपने सिंपली डिटर्मिनेंट लेना है, जो कि अभी हमने 3 by 3 का देखा है यहाँ पे, दिस वन। तो ये जिस तरह होगा सेम इसी तरह हो जाएगा, और उसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। कोई 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो 3 आंसर आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो 2 नहीं है, बेसिकली 3 ही है, क्योंकि आपके पास λ-1 की 2 वैल्यूज है। तो अगर आइगन वैल्यूज रिपीट हो, मतलब एक केस में आपके पास 2 आइगन वैल्यू सेम आ जाएं, तो उसको मैट्रिक्स की जबान में डीजेनरेसी कहते हैं। तो आपको वो कोई 2 by 2 मैट्रिक्स दे के पूछ सकता है कि इज दिस मैट्रिक्स डीजेनरेट और नॉट। तो आपने क्या करना होगा, सिंपल आइगन वैल्यूज निकालनी होगी और देखना होगा कि वो आइगन वैल्यूज क्या आती हैं। फॉर एग्जांपल आइगन वैल्यूज दोनों ही आ गई 2,2, तो इसका मतलब वो डीजेनरेट है। 2 - 2 या कोई भी दो नंबर जो कि मुख्तलिफ हैं, तो उसका मतलब वो नॉन डीजेनरेट है। So this is a difference between degeneracy and non-degeneracy in eigenvalues. And then there is some important you can prove yourself कि अगर एक ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगनल वैल्यू सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। मिसाल के तौर पर 0 is not a good number है। क्वेश्चन आ जाता है इसकी आइगन वैल्यूज निकालें, तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसकी जो ये दरमियान वाली वैल्यूज हैं यही डायगन आइगन वैल्यूज है। फॉर इसकी आइगन वैल्यूज हैं 1, 2, 3। सॉल्व करेंगे भी यही आएंगी, ना सॉल्व करके भी आप ये कर सकते हैं। और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम रहती है, मतलब ट्रांसपोज लेने से आइगन वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड द लास्ट थिंग कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक इनवर्स मेथड है और एक क्रैमर रूल है। और आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मेथड 1 मिनट, मेरे ख्याल से 3 मिनट से भी पहले नहीं हो सकता। सो क्या आपको करने की जरूरत है कि कोई अगर आपको इक्वेशन दे दी जाए और आपको जस्ट उसका मैट्रिक्स में लिखने के लिए कोई कंपोनेंट पूछ लिया जाए या उसका डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाए, जैसे इसी का कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, तो आपने ए लिख के उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। या एडजॉइंट किया है तो एडजॉइंट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द मैक्सिमम दे कैन आस्क फ्रॉम द सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेन फायदा मैट्रिसेस का हमारी बुक्स में यही है कि आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमने आज देखा खैर लेक्चर के स्टार्ट में कि तस्वीरें जो आप बनाते हैं उसको क्रॉप फिल्टर भी आप मैट्रिसेस ही कर रहे होते हैं, मैट्रिसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमारी बुक्स में ज्यादातर जो उसका एडवांटेज डिस्कस होता है वो सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो उसमें सिर्फ आपको बेसिकली मैट्रिक्स को उसको लिखना मे बी किसी हिस्से का डिटर्मिनेंट लेना ए का, इस तरह ही आ सकता है। उसका इनवर्स लेना या वहां से एक्स की वैल्यू निकालना, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू इन less than 3 to 4 minutes. So we can say it's out of scope of PPSC. Okay, so that's